तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। मैं प्राची में एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो क्लास क्या होने वाली हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो क्लास होने वाली आज क्लास पर एक संपूर्ण बुक की जो टोटल अतले गुतरे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अतले गुतरे क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे टॉप 30। इन 30 क्वेश्चंस में से आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आप सभी को बता कि आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो तो फिक्स है, उसको मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सा डेरिवेशन आएगा, कंफर्म वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन बात फंसती है अतले गुतरे प्रश्न में। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है बच्चों को अतले गुतरे प्रश्न में आती है, क्योंकि वो पूरी बुक से कहीं से भी क्या ऐसे इधर उधर के क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन भी देते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो ना मान के चलिए, अगर ये टॉप 30 क्वेश्चन की आप सीरीज पूरा 3 क्लास में लेकर के आएंगे, 10 क्वेश्चन करके, अगर आप तीनों क्लास को अच्छे से देख लिए तो अतले गुतरे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। आपके एग्जाम में सारे अतले गुतरे क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद हम बारी करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में हम जो बताएंगे आपको कंफर्म 100% वही आएगा जो मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन आप लॉन्ग में तैयार कर लीजिए, वही आएगा। तो उसी प्रकार से आप विश्वास करके इस क्लास को भी देखिए, अगले गुतरे क्वेश्चन, और देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है, सॉल्व देखते होंगे आप सब लोग कि सबसे ज्यादा जो 12th में चाहे जिस सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर। यानी अगर आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर आता है तो 60 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, बस 10 नंबर इधर उधर का कर सकते हैं, बाकी सेम हो जाता था। आपको ज्यादा पकड़ बनानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि आप सॉल्व कीजिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसी क्वेश्चन को आपको रिपीटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मैम को, तो आपके लिए हम और बेहतरीन आगे करने की पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए, और हम बेहतरीन क्लास लेकर के आएंगे, एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार कराएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है अतले गुतरे क्वेश्चन का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है ये, वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस चैप्टर का नाम भी है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा, और ये मैं बोल रही हूँ आपके 2025 एग्जाम में ये जो आएगा, कंफर्म आपके एग्जाम में ये आएगा। क्वेश्चन में आपको मुख्य 2 विशेषताएं लिखनी है। 2 विशेषताएं आप हेडिंग बनाएंगे, वहां प्रश्नोत्तर संख्या अपना डाल करके हेडिंग बनाएंगे आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हेडिंग बनाने के बाद आप लिखेंगे पहला जो इसका मुख्य विशेषता है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है ना, जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग मतलब c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये पहला इसका मुख्य गुणधर्म है, ठीक है, मुख्य विशेषता है। दूसरा जो मुख्य विशेषता है वो ये है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये जो तरंगे हैं वो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं, चल सकती हैं, चाहे वो प्रकाश का माध्यम हो, चाहे वो निर्वात का माध्यम हो, चाहे वो कांच का माध्यम हो, चाहे वो जल का माध्यम हो, किसी माध्यम में भी ये प्रकाश की तरंगें क्या हो सकती हैं, संचरण कर सकती हैं, चल सकती हैं। तो आपको यहाँ पे 2 मुख्य विशेषताएं दिया गया था, ये 2 मुख्य विशेषताएं आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थोड़ा क्लास को स्पीड से लेके चलेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन है और आपको थोड़ा स्पीड से भी कराना है ताकि क्लास कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र। वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र,
आप हेडिंग बनाएंगे वैद्युत चालकता। क्या हेडिंग बनाएंगे? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है? तो आप लिखेंगे किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अपनी बात पूरी रखेंगे एग्जामिनर के सामने, ठीक है। फिर कैपिटल जी बराबर लिखेंगे आप 1/r। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। अब हमसे विमा पूछा हुआ है, तो विमीय सूत्र हम लिख देते हैं। आइए समझिए विमीय सूत्र हम कैसे लिखेंगे। तो विमीय सूत्र हम लिखेंगे, हम जानते हैं अभी अभी 1/r होता है इसका, G = 1/r। यहाँ पे या तो आपको r की विमा पता हो या तो आप याद करके जाएं, या फिर नहीं पता तो आप निकाल लीजिए। चलिए हम कैसे निकालते हैं ध्यान समझिए। तो यहाँ से हम 1/r को हम क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम से V/I लिख सकते हैं। I ऊपर चला जाएगा तो I/V हो जाएगा। क्लियर है? I/V हो जाएगा। अब या तो आपको विभव की विमा पता हो, जो कि नहीं पता होती है अक्सर बच्चों को, कोई बात नहीं, इसके आगे भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। I/V का सूत्र क्या होता है? W/Q होता है, ठीक है। क्यू ऊपर बुला लो, क्यू को ऊपर भेज दो, क्यू ऊपर चला जाएगा बेचारा, यहाँ से क्या हो जाएगा? आई इंटू में क्यू और बटे में क्या बचा बेचारा? अकेला W, ठीक है। अब सबकी बीमा पता है, इतना तो कॉमन सबके पास, मतलब पता होगा सबको, इतना कॉमन सबको पता होगा। आई की बीमा क्या होती है? ए होती है, ठीक है, एम्पियर। और इसके बाद में क्यू की बीमा क्या होती है? एटी होती है। क्या होती है? एटी होती है। बटे में डब्लू कार्य की बीमा, कार्य की बीमा क्या होती है? ML2T-2 होती है। ये सबको पता है, ठीक है। अब m को ऊपर आप जब ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। यल को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो यल +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? T2 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन एक T और बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा। और बचा हुआ A, और कितना A है? 2 है, A2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी बीमा हो जाएगी। किसकी बीमा? किसकी हो जाएगी? ये आपकी बीमा हो जाएगी वैद्युत चालकता की बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैद्युत चालकता की बीमा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वो है आपके सामने कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपसे पूछा हुआ है। कूलाम का नियम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, अब पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कूलाम का नियम क्या है, तो आप हेडिंग बनाएंगे कूलाम का नियम। लिखेंगे क्या? लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है? कूलाम का नियम, ठीक है। आइए समझते हैं हम ये हैं कि इनके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लो ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी मान ले रहे हैं हम स्मॉल r है, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, जैसे कि हमको पता है अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। हमको पता है समान प्रकार के आवेश होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर असमान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, और वो जो फोर्स होता है वो कूलाम के नियम से ये होता है कि जो बल कार्य करता है उनके गुणनफल के, जो दोनों आवेश है ना उन आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, क्वेश्चन हम फर्स्ट मान रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहता है क्या? कूलाम का नियम। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से हम यहाँ से क्या पाएंगे? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में क्या? R² पाएंगे, ठीक है। ये
ठीक है, क्या कहा, क्या नियम है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो हमको ये मिला, और यहाँ से जब हम कांस्टेंट इसको हटाते हैं समानुपाती का सिंबल, तो एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर होता है। और यही क्या है कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सूत्र। आपके एग्जाम में आपको इतना ही पूछा हुआ था, इसलिए आप इतना ही लिख करके आएंगे जितना हम आपके सामने लिखवाएं। ठीक है, कूलाम का नियम, ये थोड़ा सा चित्र आप समझा देंगे चित्र को, उसके बाद में ये इतना फार्मूला, बस इतना बहुत। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अगला जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित करें। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में। तो हमको सबसे पहले पता है आप इसको करेंगे कैसे, आप लिखेंगे विधिवत लिखेंगे कि म्यू नॉट जो बराबर होता है, म्यू नॉट बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट बराबर कहते हैं हम इसको निर्वात में, क्या निर्वात में चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता कहते हैं। क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, शीलता। और हम जानते हैं कि जो म्यू नॉट बराबर होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका किसका मान होता है, ये म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ जानते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर और प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। यहाँ से हमको म्यू नॉट का मान निकालना, पहले आप म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लें। जब आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई और यहाँ पर कितना 9 इंटू 10⁹ और यहाँ पे मात्रक भी नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। क्या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर आपका मात्रक बन जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमको मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर कितना है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। ठीक है, -7। ठीक है, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है आपकी, यहाँ से इसकी वैल्यू है 1/4 पाई और इंटू 9 इंटू 10⁹ और दोनों का मात्रक आप बगल बगल मल्टीप्लाई लिख दीजिए। इसका मात्रक क्या है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और क्या मीटर, यह आया। ठीक है, ये आया। क्लियर है, सब कुछ बढ़िया चला। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा मात्रक में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम, ध्यान समझिए, इसके आगे यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये 10⁻⁷ है, बटन भेजेंगे प्लस में 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ तो है ही है, प्लस में 10 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 भी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 9 इंटू 10⁹ तो था ही, 10⁻⁷ को अपान में भेजे 10⁻+7 बन गया। उसके बाद में यहाँ मात्रक क्या बचा है, मात्रक बचा है आपका कूलाम स्क्वायर और बटे में क्या बचा हुआ है मीटर और एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या एम्पियर स्क्वायर
एम्पियर स्क्वायर और क्या बचा हुआ है मीटर, एम्पियर मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर बचा है ना। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं वन अपान लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपान, इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी 9 ही रहने दीजिए, 10 की पावर 9 7 16 मल्टीप्लाई, और उसके बाद में मात्रा को ऐसे लिख दीजिए आप, सी स्क्वायर अपान में क्या मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर और क्या मीटर, वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से बस हम फाइनल आंसर पे पहुंचने वाले अपने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और 10 की पावर 8 मतलब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। और कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम मतलब क्या होता है एम्पियर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। कूलाम भाई क्यूब आवेश का मात्रा क्या होता है I इंटू टी होता है, I इंटू टी, I मतलब क्या एम्पियर, टी मतलब क्या सेकंड, स्क्वायर था एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर बन गया, ठीक है, ठीक है, इतना कुछ। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रेस कर देते हैं। और बटे में क्या है आपके, बटे में पहले से है क्या एम्पियर स्क्वायर और क्या यहाँ से मीटर, ठीक है, सब कुछ है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका ये बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अभी वैसे रहने दीजिए 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या इसको हम बटे में अगर भेजें, इसको अगर हम बटे में भेजें तो क्या बन जाएगा 1 अपान मीटर प्रति और किसका सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, आप स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ से, ये ठीक है, ये बन गया आपका। तो यहाँ से क्या हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या है प्रकाश की चाल है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको c 1 अपान c का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको वैसे रहने दीजिए। तो ये हमारा जो है वो फाइनल दोनों में क्या आ गया, दोनों में संबंध आ गया, क्या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपान c स्क्वायर। इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान सी इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं रूट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों में रिलेशन हो गया। इसी को हम और भी लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इतने पे ही आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने पर ही इसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध आप दिखा सकते हैं, 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। आपको अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखने के लिए आता है, आप अच्छे से इसको तैयार करके जाएंगे। क्या डिफरेंस है आपके सामने हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप अंतर चाहे जब भी एग्जाम में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद बीच में लाइन ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पर लाइन ड्रा की हुई है, एक साइड आप अनुचुंबकीय लिखेंगे, दूसरा साइड आप लौह चुंबकीय लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस सामने सामने लिखा जाता है, ना कि आप कितने बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले अनुचुंबकीय का लिख देते हैं, फिर उसको नीचे हेडिंग बनाते हैं लौह चुंबकीय। आपको ऐसा नहीं करना है, डिफरेंस सदैव सामने सामने लिखा जाता है, तब आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो अनुचुंबकीय क्या है, ध्यान से समझिए अनुचुंबकीय क्या है। तो अनुचुंबकीय यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब हल्का सा चुंबकित हो जाता है। यह जो पदार्थ है, अगर हम अनुचुंबकीयों को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत कम, मतलब हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है।
ये हल्के से चुंबकित होते हैं। लौह चुंबकीय में क्या है, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रबलता से चुंबकित होते हैं। ये हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबलता से। आपको याद रखना है, वैसे भी क्या नाम से ही लौह मतलब लोहे का जो भी कंपाउंड होगा, पदार्थ होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होगा, जबकि ये हल्का आकर्षित होता है। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है। इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, जो चुंबकित होने की प्रवृत्ति है, वो कम होती है तथा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा, लौह चुंबकीय में देखिए, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। धनात्मक दोनों होती हैं, बस ये कम होती है। ये क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस ये है, यह पदार्थ ठोस, द्रव व गैस तीनों में होते हैं, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। और यह जो पदार्थ होते हैं केवल क्या, केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जबकि ये पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहाँ पे, प्लेटिनम लिख देंगे, एल्यूमिनियम लिख देंगे, सोडियम लिख देंगे और ऑक्सीजन लिख देंगे। इतना सारा एग्जाम्पल इसका है। निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ETC इतना सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल किसका है, लौह चुंबकीय का, और ये किसका है, आपका अनुचुंबकीय का है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में प्रतिचुंबकीय तीनों में पूछ सकता है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, तीनों में अंतर पूछ सकता है। तो आप तीनों में अंतर एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। 2 में पूछा हुआ था, 2 में हमने करवा दिया। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नया है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान समझिए। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं लेंस की वायु में फोकस दूरी का सूत्र। क्या, लेंस की, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद लिखेंगे लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी का आप सूत्र ये लिखेंगे कि 1/FA इक्वल टू होता है एक सेकेंड, इन ब्रैकेट ANG - 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, लेंस की वायु में फोकस दूरी। अब लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, द्रव में डुबोने पर जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/FL लिक्विड इक्वल टू LNG -1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर इसको हम सेकंड मान लें, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा, समीकरण जो 2 आया था वो मिला था हमको, यहाँ समझिए, समीकरण जो 2 मिला था वो मिला था 1/FL लिक्विड में, फिर 1/FA, दोनों को हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो 1/F इक्वल टू वाला फार्मूला था, 1/FL का फार्मूला था LNG, क्या था, LNG -1 और इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। क्लियर है। बटे में इसका वाला फार्मूला था, वायु वाला ANG -1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2, ये था।
इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा FA/FL इक्वल टू, यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ क्या मिला LNG -1 और बटे में क्या मिला हमको ANG -1। हमको ये पता है कि हम LNG को हम लिख सकते हैं ANG बटे में क्या ANL लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं FA में क्या FL इक्वल टू, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम ANG बटे में क्या ANL -1 बटे में क्या लिख सकते हैं है ANG -1। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ अपान 1 कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/FA/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ANG माइनस क्या ANL बटे में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ANL, क्या AN, फिर पूरे का बटा लगेगा, पूरे के बटे में क्या है ANG -1 पहले से है, ये नीचे आ जाएगा, ये अपान में आ जाएगा। हमको जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा FA/FL इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ से क्या ANG ANL बटे में क्या मिलेगा ANG -1 और ब्रैकेट के बाहर ANL। ये हमको क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट हमारा होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा क्या हुआ, हमको क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात, जो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नंबरिंग से ही कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा नंबरिंग आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है ध्रुवण कोण, क्वेश्चन है ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हेडिंग आप बनाएंगे ध्रुवण कोण, लिखेंगे आप ध्रुवण कोण क्या है, किसी विशेष आयतन कोण के लिए, किसी विशेष आपतन कर लीजिएगा, किसी विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, जिसे ध्रुवण कोण IP कहते हैं। कुल मिलाकर इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लिए, किसी विशेष आपतन कोण पर, मतलब ये आपतन कोण IP है, तो मतलब कोण जो आने वाली किरण है इसके जो बीच बना कोण होता है क्या होता है आपतन कोण। किसी विशेष आपतन कोण I मतलब आपके लिए परावर्तित प्रकाश जो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं ध्रुवण कोण IP कहते हैं। सूत्र होता है इसका N = tan IP, क्या होता है N = tan IP। उसके बाद में आप ये चित्र बनाएंगे और इस फार्मूले को लिख करके आएंगे, जहां N है क्या है प्रकाश का अपवर्तनांक है, जहां N है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। उसके बाद में IP क्या है यहाँ पर ध्रुवण कोण, क्या है ध्रुवण कोण। तो यहाँ पर जहां आप लिख करके इतना आएंगे, इतना आप लिखेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे, उसके बाद में आप फार्मूला लिखने के बाद इसमें क्या कौन है उसको आप लिखेंगे। तो ये आज का हुआ आपका ध्रुवण कोण, ये वाला क्वेश्चन आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, उसके बाद में हम आपको बोले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे। 30 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आज हुए हैं उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन साथ। आज आपके क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।